मई 2008 में राजशाही के अंत और संविधान संशोधन के बाद नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। तो अब वो हिंदू राष्ट्र तो नहीं रहा, लेकिन हाँ ये है कि हम उसको इनफैक्ट हिंदुस्तान ने कभी किसी की जमीन पर कब्जा करने की मंशा रखी हो, अतिक्रमण किया हो या आक्रमण किया हो, ये कोई इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि इंडिया एज अ कंट्री उसका कंडक्ट क्या है, और चाइना एज अ कंट्री वो भी प्रूव करता रहा है अपना कंडक्ट। लेकिन फिर इसमें जब इतनी सारी चीजों पर, एक तो अतिक्रमण चल रहा है, साथ में डेट ट्रैप में फांस लिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज में से कुछ को इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की जाती है, इंटरनल मामलों में इंटरवेंशंस और नहीं किए जाने पर नतीजे भुगतने की उसमें धमकियां भी होती हैं। तो इसमें एक मुल्क जो लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपनी आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी को लेके चल रहा है, उसके सामने कितने ऑप्शंस रह जाते हैं नहीं रह जाते हैं, ये दीगर मुद्दा हो जाएगा। लेकिन युक्तेश्वर कुमार जी के पास ये समझने के लिए मैं जाना चाहता हूं। युक्तेश्वर कुमार जी, ये क्या वहां पर, क्योंकि चाइना में जाहिर है ना तो ओपोनेंट्स वैसे आईना दिखा सकते हैं ना कोई आवाज उठा सकता है, ये घर के भीतर मुद्दा बन सकता है या दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है कि आपने वक्त पर अपने पड़ोसी को क्यों नहीं चेताया? बिल्कुल, क्योंकि यही तो सबसे परेशान करने वाली बिंदु है कि देखिए, हमारे पास भी दाढ़ी है, आपके पास भी दाढ़ी है और मेजर जनरल साहब के पास भी दाढ़ी है, लेकिन किसकी दाढ़ी में तिनका है? आपने समय का भी ढांचा बताया। चीनी दूतावास ने पहले तो नहीं बताया, लेकिन जब ये घटना हो गई नेपाल में तो तुरंत आप देखिए उनका चीनी दूतावास का बयान जो है वो तुरंत ये उन्होंने कहा कि यह घटना नेपाल की तरफ हुई है और चीन का कोई बांध या ढांचा नहीं टूटा। तो खुद को पाक साफ दिखाने के चक्कर में यह शक तो जरूर पैदा होता है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। नेपाल में भी एक बहुत, चूंकि हमारे पास धैर्य जी हैं और कर्ण भाई साहब हैं, तो उनके लिए भी एक नेपाल में, चूंकि मेरे कुछ फैमिली मेंबर है वो नेपाल में है, तो वहां कहा जाता है कि पहिरे जानो ठाउमा घर बनाउन हुदैन। तो पहिरो का मतलब होता है भूस्खलन। तो जहां पे भूस्खलन होने की संभावना है वहीं ढांचा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन चीन ने इस भूगर्भीय सच को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। लगातार होने वाली डीप रॉक ब्लास्टिंग ने वहां के जो परफॉर्ड जो है, वहां को जो फ्रॉस्ट, पेरमा फ्रॉस्ट है वहां पे नीचे में, हिमालय के पहाड़ के नीचे में, उसको खोखला कर दिया। और नतीजा यह हुआ कि मेरे अनुसार ये जो कह रहे हैं कि भूकंप हुआ है वहां पे, और उसकी तीव्रता जो है, जो जियोलॉजिस्ट बताते हैं, वो 4.4 का है। तो 4.4 तीव्रता का कोई भूकंप बहुत बड़ा विनाशकारी नहीं होना चाहिए। जब 6 से ज्यादा होता है तब होता है, लेकिन इस तरह से जो वहां पे जिसके दाढ़ी में तिनका है उसने किया है, तो भाई आपको बिल्कुल ही कुछ न कुछ तो शक पैदा होता है। अगर नहीं हुआ आपसे कोई चूक, तो आपको स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच करवाना चाहिए, क्योंकि चीन को यह समझना चाहिए कि यह जो नुकसान हुआ है वो केवल हमारे भाइयों, नेपाली भाइयों का नहीं हुआ है। मेरा तो खुद का भाई रहते हैं नेपाल में ही और बहुतों दिनों से रह रहे हैं। तो इसका असर भारत और मेरे खुद के प्रदेश बिहार और यूपी में भी होने वाला है। एक बात बताइए, क्योंकि आप इस पूरी जगह की टोपोग्राफी से, इस पूरी जगह की पॉपुलेशन से, सब मतलब मोटे तौर पर आप दूसरों से ज्यादा परिचित हैं। क्या यहाँ अगर वाकई चाइना ने ये पौना घंटा पहले का इस्तेमाल करते हुए और इंसान को इंसान समझते हुए अगर ये वार्निंग दी होती, तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते थे क्या वो लोगों, जनहानि के हिसाब से? क्या लोगों को अलर्ट मिलने से बहुत फर्क पड़ता सिनेरियो में ये आधे पौन घंटे से? युक्तेश्वर जी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले से, जैसे कि हमारे चूंकि भारत उस समय, हम 90s में जो सुनामी आया था उस समय उस जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी उसका सिग्नेटरी नहीं था, तो उस समय अमेरिकन को पता था लेकिन हमें बताया नहीं गया। हम उस समय मैं काफी चीजों में था। तो अगर पहले से पता चल जाए, नहीं पहले से पता चले और 45 मिनट का वक्त हो,